जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने की खबर। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों गिरफ्तार करने का वारंट जारी करने की कोशिश की जा रही है और क्यों गाजा में युद्ध होने के कारण जो हमास के कुछ नेता हैं उनको भी गिरफ्तारी के वारंट के लिए आवेदन किया जा रहा है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य अभियोक्ता है करीम खान ने गाजा युद्ध में मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट के लिए आवेदन किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के कारण यह एक व्यापक युद्ध शुरू होता है जो आगे चल करके बहुत ही भीषण रूप ले चुका है और अभी तक यह युद्ध विराम होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो अब आगे और समझते हैं इसमें कि क्या है। इसमें आईसीसी के मुख्य अभियोक्ता ने हमास के नेताओं की भी गिरफ्तारी की वारंट की मांग की है। उनका कहना है कि इन दोनों पक्ष के नेताओं ने मानवता के खिलाफ बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जो गाजा के नेता हैं याह्या सिनवार और जो राजनीतिक प्रमुख हैं इनके इस्माइल हनीएह, ये और इसके साथ साथ सशस्त्र विंग के जो नेता हैं मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी, जिसको कि दीफ के नाम से भी जाना जाता है, इनके खिलाफ हत्या, बंधक बनाने, बलात्कार करने और युद्धबंदी के साथ यौन उत्पीड़न के कारण गिरफ्तारी के वारंट की मांग की गई है। इसके अलावा नेतन्याहू गैलेंट के खिलाफ जो अपराध हैं वो अपराध क्या हैं? भूखमरी पैदा करना, युद्ध का विनाशक रूप लेना, यानी कि युद्ध में विनाशक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देना और इसके साथ साथ मानवीय राहत पूर्ति को इनकार करना। इसके साथ साथ संघर्ष में जो नागरिक हैं उनको जानबूझ करके टारगेट करना, यानी कि इतने बड़े बड़े मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों को देखते हुए आईसीसी के मुख्य अभियोक्ता करीम खान ने दोनों पक्ष के नेताओं को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की मांग की है। इसके साथ अब देखिए आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना हेग में 2002 में हुई थी। इसके लिए क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो कार्य ये है कि नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों के लिए उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना जिन्होंने अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया हो। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के अपराधों को रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा आईसीसी जो है यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये आईसीसी को यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट जरूर प्राप्त है और आईसीसी राज्यों पर मुकदमा नहीं कर सकता है। मुकदमा क्यों नहीं कर सकता है? राज्यों का मतलब क्या कि जो सदस्य देश है, यानी कि आईसीसी के जो सदस्य देश हैं उनके ऊपर मुकदमा वह नहीं चला सकता है। इसमें 3 से 4 लोगों का एक पैनल होता है जो विचार करता है कि उन व्यक्तियों पर जिन्होंने मानवता के खिलाफ जिनके ऊपर अपराध है उन पर वह विचार करती है कि क्या उनको इस तरीके की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने चाहिए उनकी गिरफ्तारी के, या नहीं किए जाने चाहिए। इसमें टोटल 124 हस्ताक्षरकर्ता हैं। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो क्या है कि अब तक के टोटल 31 में से 2 लोगों को वारंट नहीं जारी किए गए, क्योंकि उनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो पाए थे। और इसके साथ साथ 2011 में राष्ट्रपति बनने से पूर्व केन्या के राष्ट्रपति उहरू केन्याटा, जिनके ऊपर ये अपराध था कि मानवता के खिलाफ उनके ऊपर अपराध था, मगर जब 2014 में वे राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके खिलाफ ये अपराध सिद्ध नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हो पाता है। इसके अलावा दूसरी और बात यह है कि आईसीसी के पास देखिए अपनी कोई पुलिस बल नहीं है, यानी कि गिरफ्तार करने के लिए उसके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वह गिरफ्तार करता भी है तो उसका जो ये 124 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं इनके सहयोग से
इनके सहयोग से ही उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर ये चीज निर्भर करता है कि वह गिरफ्तार किस तरीके से करेगी, क्योंकि जब यह आरोप आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सिद्ध हो जाता है तो जो इसके हस्ताक्षरकर्ता 124 सदस्य देश हैं, उन देशों में वह व्यक्ति वांछित हो जाता है, यानी कि वहां पर वह व्यक्ति जा नहीं सकता है किसी भी तरीके के कार्य के लिए, किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए। यदि वह प्रवेश करता है तो उस देश की पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और इसके साथ साथ उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमे चलाए जा सकते हैं, साथ ही उसके अपराधों को सिद्ध होने पर उसको सजा भी दी जा सकती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्य करने का तरीका। इसके अलावा अब दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी के 124 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उनमें ना तो रूस का नाम है, ना चीन का है और ना ही इजराइल का है और हमास का भी नहीं है। हमास चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है तो हमास का होने की कोई संभावना नहीं बनता है। अब जो हनी ए है, हनी ए कौन? हनी ए जो राजनीतिक प्रमुख हैं हमास के, वे रहते हैं कतर में। अब वे कतर में रहते हैं तो उनको किस तरीके से वह गिरफ्तार करेगा, यानी कि जो कतर में जो उधर के जो मुस्लिम देश हैं वह मुस्लिम देशों में नहीं आवाजाही अपनी कर पाएंगे। इससे उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उनकी जो सामाजिक छवि है वह छवि उनकी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसके अलावा आईसीसी गाजा, अब ये जो आईसीसी गाजा है ये पूर्वी यरूशलेम यानी कि पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, इन सभी क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा करता है। इसका कहना यह है हमास का और आईसीसी गाजा का कि जो पूर्वी यरूशलेम है और वेस्ट बैंक है वह उनका अपना हिस्सा है जिस पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वे इसकी मांग के लिए युद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा और जो दूसरी खास बात यह है कि अब तक 42 लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिनमें 21 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब यहाँ पर पूरी बात ये आती है कि अगर इजराइल युद्ध विराम कर देता है या इजराइल युद्ध नहीं करता है तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अगर वे देश यानी कि अगर फिलिस्तीन, हमास अगर ये युद्ध विराम करते हैं तो संभवतः दोनों के लिए शांति संभव हो सकती है, लेकिन अगर इजराइल ने युद्ध विराम कर दिया तो इजराइल का पूरा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, और इसके पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की। 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने ही हमला किया जिसमें 12,000 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने हमला किया, जो एक बड़े भीषण युद्ध का रूप में आज हमारे सामने देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध अपराध जो हो रहे हैं, मानवता के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उनको किस तरीके से रोका जाए। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, अलविदा होते हैं और साथ में इस पर आप भी विचार करें, इस सेशन पर विचार करें और आज के इस ग्रैंड जीएस सेशन यानी कि ये जो फैक्ट आपके सामने रखा गया है, आप इस फैक्ट पर विचार करें कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के इन मुख्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने चाहिए या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, हम आपका इंतज़ार करेंगे। दोस्तों फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। फिर मिलेंगे अगले नए सेशन में हॉट ग्रैंड जीएस सेशन के साथ। जय हिंद।